तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। अगर मीम्स, मजाक, रील इन सब से हटकर बात करूं तो मेरठ के जो ड्रम वाली मुस्कान और साहिल है, इनकी कहानी अब असल ज़िंदगी में भी असर दिखाना शुरू कर चुकी है। अब तक मैं सोच रहा था सोशल मीडिया पर ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं, यूँ ही इसको एक मजाक बनाया जा रहा है, मीम्स बनाए जा रहे हैं, रील बनाए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत की दुनिया में इस मेरठ की कहानी का इतना खौफ, इतनी दहशत, इतना असर होगा, ये मैंने सोचा नहीं था। आज दो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद हंसने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये देखें कि जो समाज में होता है उसका असर क्या होता है। पहले कहते थे कि जो अपनी सोसाइटी है या साहित्य है या फिल्में हैं, समाज का आईना होती है। अब गूगल समाज का आईना हो गई, क्योंकि गूगल के ज़रिए सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म चलते हैं। तो साहिल और मुस्कान की इस कहानी और उनके उस नीले रंग के ड्रम की कहानी ने कैसे लोगों को डरा दिया और उसका असर असली ज़िंदगी में क्या पड़ रहा है, ये असल कहानी। यूपी में एक जगह है संत कबीर नगर। इसी संत कबीर नगर में एक थाना है, धनकटा पुलिस स्टेशन, और उसी पुलिस स्टेशन में एक गांव पड़ता है। इस गांव में एक परिवार रहता है, बबलू का परिवार। बबलू अपनी पत्नी राधिका और दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी के साथ इस गांव में रहा करते थे। ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक थी। 2016 में बबलू की शादी हुई थी राधिका से, दोनों घर वालों की मर्जी से। शादी के बाद 2018 में उन्हें पहले बेटा पैदा हुआ, फिर 2020 में बेटी पैदा हुई। राधिका, बबलू और दोनों बच्चे अपना खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। इसी दौरान में 2021 में बबलू और राधिका के पड़ोस में एक लड़का रहने आता है। उसका नाम था विकास। विकास की उम्र मुश्किल से 19-20 साल। अब बबलू सुबह से शाम तक काम पे चला जाता, विकास घर में रहता, कोई काम वाम तो करता नहीं। साथ में एक माँ रहती, पिता की मौत हो चुकी थी, तो एक तरह से बिल्कुल किसी की सुनता नहीं था। धीरे धीरे पड़ोस में रहने की वजह से राधिका से दोस्ती हुई। पहले वो उसे भाभी कहता, फिर धीरे धीरे दोस्ती के बाद दोनों में प्यार हो गया, और प्यार के बाद अब दोनों मिलने जुलने लगे। धीरे धीरे वक्त बीता, ऐसी बातें छुपती नहीं है। बबलू को पता चल गया। बबलू को पता चला तो उसने राधिका को डांटा, उसे समझाया। फिर मिलना जुलना तो बंद हो गया। आस पड़ोस के लोगों ने भी अपने देखना शुरू कर दिया था। तो चुपचाप से विकास ने एक रोज़ एक सिम खरीद के दे दिया राधिका को। अब फ़ोन पे बात होती। बाद में सिम का राज भी पता चल गया बबलू को। ये सब कुछ होता रहा। इसी दौरान में अब ये मार्च का महीना आ गया, 2025 मार्च के महीने में होता ये है कि अचानक 20 मार्च को विकास बबलू की वाइफ राधिका को लेकर गांव से भाग जाता है। अब वो गया, बेचारा बबलू, उसकी बीवी चली गई, पता था किसके साथ गई। वो धनकटा पुलिस स्टेशन पहुंचता, जाकर रिपोर्ट लिखाता है कि उसकी बीवी को विकास भगा कर ले गया। 20 मार्च याद रखिएगा आप। इधर मेरठ वाली कहानी पहली बार मीडिया में 19 मार्च को आई थी, 19 मार्च को, और उसके ठीक एक दिन की बात की ये बात है, जब विकास राधिका को लेकर भाग गया। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस को ढूंढना वूढना तो था नहीं, उसने देखा बालिग है, इश्क का चक्कर है, चली गई, समझदार है, अपने आप लौट आएगी। तो रिपोर्ट लिखने के बाद भी पुलिस ने ढूंढा नहीं, ना विकास को ना राधिका को। हुआ ये उल्टे कि 4 दिन बाद 24 मार्च को विकास और राधिका अपनी मर्जी से लौट आते हैं भागने के। लौटने के बाद उन्हें गांव के बाहर ही कुछ लोग मिलते हैं, बताते हैं, तो वो कहीं नहीं जाते, सीधे उसी पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं जिस पुलिस स्टेशन में उनके भागने की रिपोर्ट बबलू ने लिखाई थी। पुलिस स्टेशन जाने के बाद अब उनके आने की खबर गांव तक फैल गई। गांव के तमाम लोग पहुंचने लगे, खुद बबलू भी पहुंच गया। अब उन सारे लोगों के सामने विकास और राधिका बबलू की पत्नी, विकास प्रेमी, अब सब खड़े हुए हैं। अब ये बात हो रही कि भाई ये भगा कर ले गया, अब आगे क्या। तो फिर लोगों ने समझाया कि जब ये दोनों प्यार ही करते हैं और भाग के जा चुके हैं, तो एक काम करो, इन दोनों की शादी करा दो। अब इधर बबलू को भी लगा कि यार बीवी तो भाग चुकी है इसके साथ, फिर इश्क है, 3 साल, 21 से 4 साल हो गए। उसने भी कहा ठीक है। थाने में हो रही है सारी बातें।
इसके बाद कुछ होता है कि भाई कल को कुछ ना हो तो तुम एक तहसील के यहाँ जाओ और एक एफिडेविट बना लो। एफिडेविट बनाया जाता है। उस एफिडेविट में बबलू लिखता है कि मैं अपनी मर्जी से अपनी बीवी राधिका की शादी विकास से करवा रहा हूँ और जो मेरे 2 बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगा ताकि मेरी बीवी राधिका को नई जिंदगी शुरू करने में कोई मुश्किल ना आए। सोचिए, एफिडेविट लिखवा दिया। अब थाने के कैंपस में ही एक मंदिर है। उसी मंदिर में ये हुआ कि चलो इन दोनों की अब शादी करा दे। पति बबलू उस थाने के अंदर है, उसकी पत्नी राधिका थाने के अंदर और पत्नी का प्रेमी वो भी थाने के अंदर है। गांव वाले भी हैं, विकास की माँ भी आ गई, इधर बबलू के रिश्तेदार भी आ गए, गांव के बाकी बड़े बुजुर्ग भी आ गए। अब उसी परिसर में थाने के अंदर मंदिर में पुजारी साहब पति की मौजूदगी में उसकी मर्जी से उसकी पत्नी राधिका की शादी उसके प्रेमी विकास से करा देते हैं। और ये जो तस्वीर है, वीडियो, ये उसी शादी की, उसी पल की, उसी वक्त की है। और ये पुलिस स्टेशन का कैंपस है जहाँ शादी एक हस्बैंड अपनी मर्जी से अपनी वाइफ की शादी उसके प्रेमी से करवा रहा है। पूरी शादी हो गई। इस शादी के बाद अब राधिका अपने नए पति और एक्स प्रेमी विकास के साथ थाने से विदा लेती है और अपने नए ससुराल पहुंच जाती है। इधर बबलू थाने से अब अपनी राधिका का हस्बैंड एक्स का ठप्पा लगाकर अब पूर्व पति अपने घर पहुंच जाता है। पूरे गांव में तारीफ हो रही है बबलू की कि यार देखो, इस बंदे ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी। एक बंदे ने उससे पूछा कि तूने ऐसा स्टेप क्यों लिया, क्यों कराया? डेट पे ध्यान दीजिएगा। 19 मार्च को मेरठ की कहानी सामने आई, 20 मार्च को राधिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी, 24 मार्च को थाने आई, 24 मार्च को शादी हुई। 24 मार्च तक पूरे देश में मुस्कान और साहिल की कहानी, उस ड्रम की कहानी और ड्रम के अंदर मुस्कान के पति सौरभ को डाल देने की कहानी आम हो चुकी थी। तब बबलू ने कहा कि हम लोगों ने ये ड्रम वाली कहानी सुनी। मुस्कान ने अपने प्रेमी के लिए अपने पति को मारकर उसके टुकड़े कर ड्रम में डाल दी। बोला मैं अगर जिंदा रहूँगा तो यार बच्चे भी पाल लूँगा, दूसरी शादी भी हो सकती है, लेकिन जिंदा रहूँगा तब मुझे ड्रम में नहीं जाना था। और इसीलिए मैंने तय किया कि भाई मेरी बीवी को पसंद है, उसका अफेयर है, अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है, तो एक काम करो उसकी शादी करा दो, प्रेमी के साथ रहे, मेरी बला छूट जाए। और बस इसीलिए मैंने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी ताकि मैं कम से कम बचा रहूं, मेरे इलाके में, मेरे घर में ड्रम की नौबत ना आए। तो मीम्स, रील, जोक्स के पार्ट जिंदगी की असली कहानी में इस मेरठ की कहानी का ये पहला असर था। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब विदाई हो गई, राधिका चली गई, इधर बबलू घर लौटा। अब बच्चे तो छोटे हैं, बच्चे मतलब 7 साल और 5 साल के, उन्हें माँ चाहिए, उन्हें पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। बबलू ने समझाया कि माँ कहीं गई है। किसी तरीके से उसने 24 की रात काटी, 25 को फिर बच्चे रोने लगे, माँ। अब बबलू परेशान, इधर दोनों बच्चों की देखभाल करने वाला परिवार में और कोई महिला नहीं। अब उसे काम पे भी जाना है, क्योंकि काम पे जाएगा तब घर में चूल्हा जलेगा। अब बच्चे घर में अकेले हैं, कैसे छोड़कर जाए? अगले 3 दिन बड़ी मुश्किल में काटे बबलू ने। इधर बच्चों को दिलासा देते देते कि माँ आएगी आएगी, बच्चे रो रहे हैं, वो परेशान हो गया। अब चौथा दिन आ गया, शादी के ठीक चौथे दिन, 29 मार्च। बबलू 29 मार्च को उठा, बच्चों की तरफ देखा, बच्चे फिर वही जिद माँ की। उसे घर की परेशानी भी अब समझ में आई। वो सीधे बिना किसी को कुछ बताए विकास के घर पहुंच जाता है। वो उसी गांव में, चूंकि बड़ा पड़ोस में थोड़ी दूरी पर था। घर जाकर वो बुलाता है विकास और राधिका को बाहर। इत्तेफाक से विकास की माँ भी थी, वो भी बाहर आ गई। तो बबलू दोनों हाथ जोड़ता और कहता है कि मैं अपनी बीवी को वापस लेने आया हूँ और विकास तुम मेरी बीवी को वापस कर दो। मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों को उनकी ज़रूरत है और वो माँ आकर पिछले 4 दिनों से रोए जा रहे हैं। तो एक माँ और उनके बच्चों को जुदा मत करो। अच्छा, इधर राधिका का ये था कि
शादी के बाद बच्चे तो बबलू ही पालेगा। वो भी नहीं था कि बबलू अपने बच्चों को देने को तैयार नहीं था। तो जब उसने कहा तो विकास की मां, चूंकि एक औरत थी, वो इस दत्त को समझ गई। उसने अपनी बहू को समझाया, नहीं नवेदी, कि देखो बेटा, ये सारे इश्क मोहब्बत सब कुछ ठीक है, बट उन बच्चों को कुछ पता नहीं, और बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित, सबसे महफूज जो जगह होती है वो माँ की गोद है। तो उस बच्चे को कैसे समझाओगे, और तुम कैसी माँ उन बच्चों से तुम दूर रह सकती हो। तब तक ये बात विकास को भी समझ में आ गई कि ये गलत है। इसके बाद अब ये हुआ कि माँ ने कहा कि तुम सब भूल जाओ और अब तुम अपनी पत्नी को वापस ले जाओ, दोबारा शादी कर लो। तब तक गांव के लोग भी आ गए, उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है। फिर किसी ने कहा बबलू से कि ठीक है, तुम ले तो जाओगे, सब समझौता हो गया, लेकिन एक वीडियो रिकॉर्ड कर लो, एक सबूत के तौर पर कि तुम आए, तुम अपनी मर्जी से तुमने कहा और अपनी बीवी को वापस अब ले जा रहे हो, उसको अपनाओगे, और कल को कुछ बीवी को हुआ तो जिम्मेदार तुम होगे। बबलू वो वीडियो बनाता है, और वो वीडियो उसी वक्त का है जब उसकी गवाही के तौर पर गांव वालों ने ये शूट किया। इस वीडियो में क्या कह रहा है आप ये भी सुन लीजिए। हमारा नाम बबलू है, पिता का नाम श्री कल्लू है, गाँव कटारजोत है। हमारी पत्नी राधिका, और जो है कि इनकी शादी जबरदस्ती कराई गई है, और हमें कुछ दिन के बाद पता चला कि ये निर्दोष हैं। हम इनको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। दिनांक 28 तारीख 3रा महीना 2025। इसके बाद इसके ऊपर अगर कोई गलत काम कोई करेगा तो उसकी जिम्मेदारी हम होंगे। कोई कष्ट भी आएगा इनके ऊपर तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। हम अपने परिवार के साथ आराम से रहेंगे। ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ, उसमें उसने वही बातें की जो गांव वालों ने कहा। पीछे से कुछ आवाज़ भी आ रही है कि नाम बताओ, पिता का नाम बताओ, कल को कुछ होगा। और फिर इसके बाद बबलू अपनी पूर्व पत्नी एक्स वाइफ राधिका को लेकर फिर से अपने घर पहुंचता है, उनके बच्चों के पास। और उसके बाद इस पूरे गांव में ये खबर फिर गांव के बाहर निकली। अब मीडिया का जमावड़ा है। अब उसके बाद सवाल उठा पुलिस के रोल पर कि पुलिस कैंपस के अंदर, पुलिस स्टेशन के परिसर के अंदर एक शादीशुदा औरत की शादी बिना डिवोर्स के, बिना तलाक के कैसे हुई और पुलिस ने क्यों नहीं रोका। जो हमारे रिपोर्टर थे उन्होंने बताया कि शुरू में खुद पुलिस वालों ने जब ये सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने कहा कि अगर वो उसके साथ रहना चाहती है तो तू क्यों बीच में आ रहा है, उसको अलग कर दे, तू शादी करवा दे। पुलिस इसमें पार्टी बनी, लेकिन रिटर्न में कहीं नहीं है। अब लेकिन जब बाद में ये मामला नेशनल मीडिया तक आया तो फिर वहाँ के बड़े बड़े पुलिस अफसरों को भी आया कि ये तो गलत है, इलीगल है। तब वो सफाई देने के नहीं, हमारे पास तो ऐसा कोई रिटर्न था नहीं और हमारी मौजूदगी में पुलिस वालों के सामने नहीं हुआ कुछ। अब जिन पंडित साहब ने पढ़वाया उनकी भी कहानी देखी। चलिए, पुलिस की तो हमने बता दी आपको, ये गलत था, नहीं होना चाहिए था। पुलिस वाले अब पल्ला झाड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने जब उन पंडित साहब को ढूंढा जिन्होंने ये शादी कराई, ये जानते हुए भी कि ये शादीशुदा है और पति सामने खड़ा हुआ, डिवोर्स हुआ नहीं है, तो पंडित जी ऐसे गायब हुए। और उनको गायब होने की कला इसलिए मालूम थी क्योंकि गलती से पंडित जी भी एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार हैं, पार्ट टाइम में ये पंडित वाला भी काम कर लेते हैं, शादी वगैरह। तो मीडिया, कैमरा, इन सारी चीज़ों के रोल से अच्छी तरह वाकिफ़ है। उन्हें पता चल गया कि अभी आएगा तो आँच उन पर भी आएगी कि भैया ऐसे कैसे करा दी। तो पंडित जी 9-11 हो चुके हैं, पंडित कम पत्रकार कम जर्नलिस्ट, तो वो भी निकल लिए। लेकिन इस कहानी की हैप्पी एंडिंग ये है कि बबलू के पास राधिका लौट आई है और बच्चे अब राधिका के पास हैं। विकास की माँ ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया और शायद अब विकास को भी अकल आ गई है। तो उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ असर ना हो। लेकिन ये वो असर पहला था ड्रम का, मेरठ वाली मुस्कान का, कि एक पति ने अपने हाथों से अपनी पत्नी की शादी करा दी कि भैया प्रेमी है, कल को मेरे साथ भी कुछ ना हो, मैं भी ड्रम में ना चला जाऊँ और मुझे ड्रम में जाना नहीं है। अब इसी यूपी की एक दूसरी कहानी है, इसी ड्रम के खौफ की, इसी मुस्कान और साहिल के खौफ की। इस पति को भी यह है कि मुझे ड्रम में नहीं जाना है। ये एक इंजीनियर साहब हैं, जेई, जूनियर इंजीनियर, रहने वाले झांसी के हैं
और पोस्टेड हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं जल निगम में, जल बोर्ड में, यूपी के गोंडा इलाके में। कमाल ये है कि इनकी कहानी 50% मुस्कान से मिलती है। मुस्कान और अभिषेक ने लव मैरिज किया था, दोनों को इश्क हुआ, दोनों ने शादी कर ली। अभिषेक ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ की। इत्तेफाक से धर्मेंद्र साहब ने भी लव मैरिज किया और इनकी शादी की कहानी तो और भी अजीब थी। वो ये कि इन्होंने कुछ आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल पे एक लड़की ने जवाब लिखा और कहा कि आपकी बड़ी अच्छी ये है, और फिर उसके बाद दोनों के बीच में नंबर एक्सचेंज हुए और फिर दोनों एक दूसरे को मिले, फिर एक दूसरे से प्यार हुआ, पसंद करने लगे और फिर एक दूसरे से दोनों ने शादी करने का फैसला किया। धर्मेंद्र ने जो शादी की उनकी पत्नी का नाम माया। अब दोनों का लव मैरिज, मैंने आपको बताया दोनों ने लव मैरिज किया और सब कुछ ठीक चल रहा था लाइफ में। लेकिन इनकी कहानी का भी तार कहीं ना कहीं जाकर मार्च के महीने से जुड़ रहा है। 19 मार्च को मुस्कान और साहिल के ड्रम की कहानी आम हुई और इनकी कहानी मार्च के एंड में शुरू हुई, ये ड्रम वाली दहशत की। जेई साहब एक रोज अचानक पुलिस स्टेशन पहुंचे, अभी 29 मार्च को, और उन्होंने जाकर पुलिस में एक रिपोर्ट दी। रिटन स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट पे ये लिखा हुआ है कि मेरी पत्नी माया का एक बॉयफ्रेंड है और मुझे ये डर है कि वो उसके साथ मिलकर मुझे मार सकती है। और सबसे अजीब बात इस स्टेटमेंट पे ये है जो पुलिस में दिया उन्होंने, कि मेरे घर में छत पर एक नीले रंग का ड्रम रखा हुआ है और सीमेंट की 3 से 4 बोरियां हैं और मेरी पत्नी ने धमकी दी है कि वो मेरे टुकड़े कर इसी ड्रम में पैक कर देगी। सेम मेरठ वाला मामला। इसलिए मुझे जान को खतरा है तो पुलिस मुझे प्रोटेक्शन दे। ये बाकायदा पुलिस में स्टेटमेंट है और बाकायदा उन्होंने मीडिया से कैमरे पर भी कहा। ये जो नीले रंग के ड्रम, सीमेंट की बातें, बोरियों की बातें, टुकड़े करने की बातें, ये खुद जेई यानी जूनियर इंजीनियर धर्मेंद्र ने कैमरे पर रिकॉर्ड पर कहा है। ये सुनिए। मारपीट भी हुई, इन्होंने मेरा चश्मा भी तोड़ा, मेरा गला पकड़ लिया था। तब मेरी माँ ने और सास ने मुझे बचाया और चूंकि इनकी माँ भी साथ में आई, अब उनसे पूछ सकते पूरी बात। धमकी यही दिया कि तुमको नीले ड्रम में काट के रख दूंगी, भरवा दूंगी। ऊपर जो छत पे सीमेंट रखा हुआ है, ड्रम भी वहाँ रखा हुआ है। तो धर्मेंद्र साहब को तो आपने सुन लिया। अब इसलिए इनकी शिकायत और इस बात को आप हल्के में भी नहीं ले सकते। अब इनकी माँ, जो पत्नी है माया, उनका एक दूसरा एलिगेशन है। माया का ये कहना है कि उनके हस्बैंड का किसी और महिला के साथ अफेयर है और उसी वजह से वो उन पे जुल्म करते हैं, जबकि पति कह रहे हैं कि माया का अपने किसी कज़न के साथ अफेयर है और वो दोनों मिलकर मुझे ठिकाने लगाने की साजिश रच रहे हैं। तो ये हस्बैंड वाइफ के बीच का झगड़ा और हस्बैंड वाइफ के बीच का पुलिस में जाना, कंप्लेंट लिखाना इस देश में आम बात है। लेकिन ये पहली बार है जब एक हस्बैंड पुलिस में कंप्लेंट लिखाता है और बाकायदा उस ड्रम का हवाला दे रहा है और कह रहा है मुझे टुकड़े करके ड्रम में पैक कर देंगे। इत्तेफाक से इस कहानी से कुछ पहले इन्हीं पत्नी साहिबा का एक वीडियो भी आया सीसीटीवी का, और वो बाकायदा वाइपर लेके अपने पति के अपने घर के बाहर सड़क पर धुनाई कर रही है वाइपर से। और ये जो धुनाई की तस्वीर है ये उसी वक्त की है। उसके बाद फिर इस धुनाई में और लड़ाई में इनका चश्मा भी टूट गया धर्मेंद्र साहब का। जब मीडिया से बात करके बैठ रहे थे तो अपना टूटा हुआ चश्मा भी बेचारे मासूमियत से दिखा रहे थे। अब पुलिस तक मामला पहुंच गया है, पत्नी के अलग आरोप हैं, पति के अलग है। ये सब मामला जाहिर सी बात है कानूनी है, लेकिन इस कानून के बीच में से जब ऐसी लाइनें आने लगें कि घर के छत पर एक ड्रम है, भैया हर मतलब आम बात है ड्रम का होना, लेकिन अब उस ड्रम को एक दहशत बना दिया गया। तो ड्रम है, सीमेंट की बोरियां हैं और पता नहीं क्या होगा। तो ये जो मीम्स, जोक्स, रील जितने बन रहे थे सोशल मीडिया पे बाढ़ है इनकी, उनसे हटकर ये वो 2 असली कहानियां हैं जो इस मेरठ ने सचमुच उगल दी। 2 अलग अलग पतियों की कहानी, 2 अलग अलग पत्नियों की कहानी और उसके बीच में ये ड्रम। ऊपर से कई कारोबारी, अब एक रिपोर्ट आई थी उसमें कहा जा रहा है कि देश के जितने भी ड्रम बेचने वाले कारोबारी हैं उनका कहना है कि इस मेरठ की कहानी के बाद से 50% नीले रंग के ड्रम की बिक्री में गिरावट आ गई है। लोग ड्रम तो खरीद रहे हैं लेकिन कहते हैं भैया नीले रंग का नहीं चाहिए। जैसे एक ज़माने में दिल्ली में DTC जो बसेस हैं, जो दिल्ली वाले हैं जानते हैं, उससे पहले एक रेड लाइन और ब्लू लाइन बसें हुआ करती थी जो प्राइवेट होती थी।
तो पैसेंजर उठाने के चक्कर में होड़ में वो बस वाले इतनी तेज़ी से चलाते थे कि रोड एक्सीडेंट में बहुत लोग मर रहे थे। तब ये शुरुआत थी रेड लाइन बस से। तो इतने एक्सीडेंट दिल्ली में होने लगे कि उन बसों का नाम रेड लाइन की जगह पे लोगों ने खूनी बस कर दिया, क्योंकि एक तो रेड कलर, ऊपर से खून का रंग भी। तो मीडिया में हर जगह, मुझे याद है, वो खूनी बस के नाम से अब रेड लाइन बस जाने लगा। तो फिर सरकार को लगा ये गड़बड़ है, तो उन्होंने रेड लाइन बस सारे पुतवा दी और रेड लाइन बस का नाम बदल कर अब ब्लू लाइन कर दिया गया था। तब सारे बसों के कलर ब्लू हो गए थे और नीले रंग की बस तो ब्लू लाइन हो गई थी। उसके बाद तो खैर डीटीसी आ गई जो ग्रीन कलर की है। लेकिन ड्रम जब से है, ज़्यादातर जो लोग ड्रम देखते हैं या ख़रीदते हैं, नीले रंग का ड्रम होता। अब इस केस ने नीले रंग के ड्रम से लोगों को दूर करना शुरू कर दिया। कहते हैं भैया कोई भी कलर दे दो, नीले रंग का ड्रम नहीं चाहिए। तो ये भी एक दहशत है। एक कहानी एक जगह से निकलती है, देखिए उसके तार कहाँ कहाँ जाकर किस किस रूप में सामने आते हैं। हालांकि ड्रम की शुरुआत कभी लकड़ी से हुई थी, फिर स्टील के, बाकी। और ड्रम का इस्तेमाल क्या होता है? अनाज रखना, तेल रखना, पेट्रोल रखना, कुछ और घर के सामान रखना, पानी रखना, यही होता है। लेकिन मुस्कान और साहिल ने ड्रम का इस्तेमाल भी अलग करवा दिया। खैर, तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले भाई अपना सिलसिला। आज हमारे युद्धवीर सिंह, ये हमारे ब्लैक एंड वाइट की टीम में बहुत ही होनहार, इनको प्यारी सी एक गुड़िया, एक बेटी हुई है और इन्होंने आज सबको लड्डू खिलाया। तो बहुत बहुत बधाई युद्धवीर, और ऊपर वाले से दुआ है माँ बेटी दोनों हमेशा अच्छी रहें और ऊपर वाला उन्हें सेहत दे और तुम्हारा खूब नाम रोशन करें आगे चलकर। साथ ही रूबी पांडे, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रूबी जी। और ये राजू पांडे जी की वाइफ हैं। मनीषा नैन, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मनीषा। और ये सुरेंद्र नैन जी की पत्नी है। साथ ही मंजू, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मंजू। और ये भेजा सूरज, आगे का नाम तो मैं भूल ही गया क्या लिखा है इन्होंने। खैर, अपूर्वा राजे, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अपूर्वा। और ये भेजा है राजन यादव ने। इसके अलावा मुकेश जानी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मुकेश जी। भेजा अशोक बिश्नोई ने है। एडवोकेट लखवीर सिद्धू, 31 यानी कल था इनका बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे एडवोकेट लखवीर सिद्धू साहब। इसके अलावा मोहसिन बिट्टी, इनका भी जन्मदिन बल्कि 30 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मोहसिन साहब। और ये भेजा है सानिया बिस्टी ने। इसके अलावा उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने ईद पे बहुत सारे मेल भेजे, मैसेजेस भेजे, विशेष की, अपनी मुबारकबाद दी। थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए। और सुधीर पांडे जी, थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए जो आपने लिखा। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।